वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 6 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के बेस के आधार की प्रश्नोत्तरी, जो कि हम लोग हर दिन आपके सामने लेकर आते हैं। 5 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता नहीं है, ये समझिए कि आपका, क्योंकि कंप्लीटली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज के बेस के आधार पर होता है और प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो ये 6 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर में आपने राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित बात की गई थी, राज्यपाल से संबंधित न्यूज था, उसी के बेस के आधार पर यह प्रश्न बनाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। यहां पर आपके प्रश्न जो दिए हुए हैं, यह है राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित बात कर रहा है। सबसे पहला आपको यह संदर्भ समझना होगा कि प्रश्न किससे संबंधित है, प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा चीज जो है, आप यह देखें कि यह प्रश्न सही पूछ रहा है, ये जो कथन दिए गए हैं क्या सही कथन या गलत कथन के बारे में पूछ रहा है, ये बातें। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम ने एक अलग तरीके से विकल्प को लाया है, और ये विकल्प इस तरीके का था कि कथन फर्स्ट सही होगा, सेकंड सही होगा, या सभी कथन सही होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। यहां पर 3 कथन आपको दिए हुए। तो चलते हैं, बात करते हैं आपको एक एक करके। पहला जो कथन है, यह कहता है कि वित्तीय विधेयक राज्यपाल की सिफारिश पर ही राज्य विधानमंडल में पेश किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने भारतीय राज्यशास्त्र, आपके राज्य व्यवस्था को पढ़ा होगा, तो उसमें राज्यपाल के बारे में पढ़ा होगा। राज्यपाल और राष्ट्रपति के कहीं कहीं शक्तियों की अगर बात की जाए तो करीब करीब सेम है। राष्ट्रपति आपका देश का सर्वोच्च है, तो देश का अगर सुप्रीम होने के नाते उनका जो ब्रॉडली पावर है उनके पास, है ना। तो यहां पर कहता है कि जो वित्तीय विधेयक है, जिसको आप फाइनेंस बिल कहते हैं या फिर बनी बिल की बात भी की जाती है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर ही राज्य विधानमंडल में लाया जाता है। इसके अनुसार से ये कथन जो है आपका फर्स्ट कथन क्या होगा, सत्य होगा। पावर की बात करेंगे तो बहुत सारे पावर हैं आपका, एक एक करके हम बात करते हैं। वह सरकारी कार्यों में कुशल संचालन और मंत्रियों के बीच जिम्मेवारी को वितरण के लिए मानक स्थापित करता है, यह भी आपका सत्य स्टेटमेंट है आपका। और तीसरा, राज्य के प्रशासन संबंधित मंत्रिमंडल के किसी भी निर्णय के बारे में राज्यपाल को रिपोर्ट करना मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री हमेशा जो है राज्यपाल को रिपोर्ट करेगा, क्योंकि राज्य में राज्यपाल सुप्रीम होता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली की बात करें, अगर संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो इसके अनुसार से तीनों जो प्रश्न के, इसके अनुसार से तीनों जो आपके स्टेटमेंट हैं, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात सी इज अ राइट आंसर की बात करते हैं। सी क्या होगा, सत्य आंसर है। चलिए इसमें हम बात करते हैं कुछ सही, आप देख लीजिए इससे संबंधित कुछ जिम्मेवारी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि सी इज अ राइट आंसर। राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियां हैं राज्यपाल की, बहुत सारे हैं आपका, संविधान के अनुरूप इसमें स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है। राज्यपाल को जाकर आप पढ़िए डिटेल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी बातें हैं, राज्यपाल के पास भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां होती है। धन विधेयक और वित्तीय विधेयक को राज्यपाल की सिफारिश के बिना राज्य के विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता है, जैसा कि आपको आप देखेंगे पार्लियामेंट के अंदर में, संसद लोकसभा के अंदर में भी यहां पर अगर आता है कि धन विधेयक और वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना जो है आपके लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, केंद्र के मामले में। लेकिन अगर राज्यपाल के मामले में अगर बात किया जाए तो आपका ये होगा। तो इस तरीके से आपके आते हैं। चलिए क्वेश्चंस मूव करते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन राज्यपाल से ही संबंधित है, राज्यपाल से संबंधित है। कहता है कि राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों की बात की जाती है। अब विवेकाधीन शक्तियों के संबंध में बात की जाती है, एक तरीके से कह सकते हैं डिस्क्रिशनरी पावर की बात करते हैं। यहां पर भी 4 विकल्प दिए गए, 4 आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, और इनमें यह कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। सही की बात है, ये बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं 2-3 प्रश्न इसी बेस के आधार पर गलत कर देते हैं, और 2-3 क्वेश्चन से ही हमारा कभी कभी रिजल्ट रुक भी जाता है, हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो ये देखना जरूरी है कि क्या प्रश्न कह रहा है, ये गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। तो ये 4 स्टेटमेंट है आपके सामने। पहला स्टेटमेंट कहता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक आरक्षित करना।
अब देखिए बात तो सत्य है, यहां पर असत्य बोलने के लिए कह रहा है कि भाई गलत क्या है, पर यह स्टेटमेंट तो सही है भाई कि राष्ट्रपति के राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए वो संरक्षित करके आरक्षित करके ये रखता है। तो पहला तो सही है। तो अगर एलिमिनेशन प्रोसेस लगाएंगे तो ए इज नॉट राइट आंसर, डी इज ऑल्सो नॉट राइट आंसर। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी आपको राज्यपाल ही करता है, तो ये भी बात सत्य है। तो सेकंड भी सत्य है, तो इसका मतलब ये हुआ बी भी आपका नहीं होगा। मतलब एलिमिनेशन प्रोसेस से ही आपको सी को सही कर सकते हैं, तो इसलिए सी इज अ राइट आंसर। फिर भी देख लेते हैं कि एक राज्य के संवैधानिक तंत्र के टूटने और राष्ट्रपति शासन लगाने का सुझाव के साथ राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। एक राज्य विधानमंडल और सदनों में अकेले या संयुक्त रूप से संबोधित करता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है, इसीलिए आपका सी इज अ राइट आंसर होगा, है ना, क्योंकि गलत ही पूछ रहा है आपका। तो यहां पर भी देख सकते हैं राज्यपाल के निम्नलिखित संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां होती है राज्यपाल का, क्या हो सकता है भाई? राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक आरक्षित करना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, या फिर सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश और प्रशासकों के रूप में कार्य भी करना, या फिर अनुसूची 6 के तहत जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम द्वारा जो ये खनिज अन्वेषण के लिए लाइसेंस प्रदत्त करना। ये सारा काम किसका है आपका? यही मुख्यमंत्री के राज्य के प्रशासनिक और विधायिक मामले में जानकारी करना, तो ये सारा आपको है इसके अंदर। वहीं पर परिस्थिति तज्ञ विवेकाधीन शक्तियों की भी बात करते हैं, तो इसमें भी आप इस देख सकते हैं इस चीजों को। मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना जब विधान में विश्वास पत्र साबित नहीं हो रहा है, तो मुख्यमंत्री की बात करते हैं। राज्य विधानसभा के विघटन यदि आपको बहुमत नहीं है तो वो करना, ठीक है। तीसरी बात आइए, तीसरा जो है आपका असंबंध है। न्यूज़पेपर में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी से, या फिर एंशिएंट के कुछ ऐसे अवशेष मिल जाते हैं, तो उससे भी काफी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये एक आपका हाल फिलहाल के खबर में आप देखे होंगे पिछले में, निएंडरथल शब्द किससे संबंधित है, ये आपको देखने को मिला था। तो इसका सीधा संबंध है, सो निएंडरथल जो है आपका 4 स्टेटमेंट दिए हैं और इसका संबंध आपका होमिनिडस से है। अक्सर होमिनिडस एक विलुप्त प्रजाति है जो कि विलुप्त हो गई थी आपका, लेकिन वो मनुष्य आधुनिक मानव की तरह ही वो दिखता था। माना जाता है कि आधुनिक मानव का एक सबसे करीबी माना जाता है, लेकिन वो प्रजाति अब है नहीं, वो विलुप्त हो चुका है प्रजाति आपका होमिनिडस। तो होमिनिडस की एक विलुप्त प्रजाति है जो आधुनिक मानव के सबसे करीब रिश्तेदार माना जाता है। ये निएंडरथल आपको इस शब्द से मिलते हैं। इससे संबंधित अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप देखिए कि ये जो निएंडरथल होमिनिडस की एक विलुप्त प्रजाति है, आधुनिक मानव की तरह दिखती है। और मेडिसिन को नोबेल पुरस्कार 2022 में जर्मनी का स्वीडिश अनुवांशिकविद हुआ करता था, उनको दिया गया था, इन्हीं के खोज के लिए दिया गया था। पाबो ने जीवाश्म अवशेष की अगर हम बात करें, जैसे डीएनए निकलने वाली जो तकनीकी है उसके ये जिस्म ये उसके अगर हम बात करें उससे जीमा की अगर बात करें तो उससे संबंधित भी इस सिद्धांत पर काम किया था। और 2010 में पहली बार निएंडरथल जीनोम अनुक्रम प्रकाशित किया गया था, इसके लिए नोबेल प्राइज भी इस फॉर्म में इनको मिला है। तो ये आया था आपके न्यूज में, तो इससे संबंधित भी आपके प्रश्न यूपीएससी बना सकता है। उसी प्रकार से अब चलिए फोर्थ जो है आपका जो भी एक भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, यह है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग, ये आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारा संवैधानिक निकाय है, और ये हमारे संवैधानिक निकाय के होने ये राज्य व्यवस्था में आपको पढ़ने को मिलता है। तो उससे संदर्भ से संबंधित 3 स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये चेक कर लीजिए कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ये पूछ रहा है कि आपका गलत स्टेटमेंट के बारे में, तो 3 स्टेटमेंट दिए हैं, गलत की बात करता है। तो पहला अनुसूचित जाति आयोग की बात, सबसे पहला बात, ये संवैधानिक बॉडी है, जैसा कि अभी हमने बताया, गैर संवैधानिक बॉडी नहीं है, परंतु ये क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो गलत कर रहा है तो ये तो गलत है, अर्थात ये होगा, मतलब इसके अनुसार से सी नहीं होगा। दूसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधान, अगर संवैधानिक बॉडी है तो प्रधानमंत्री नियुक्ति क्यों करेगा भाई? संवैधानिक बॉडी को, संवैधानिक निकाय को या संवैधानिक से संबंधित किसी भी अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति की जिम्मेवारी एक संवैधानिक पुरुष का होता है, और वो भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति
आपके आयोग के अध्यक्ष या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या हुआ, गलत है, परंतु गलत पूछ रहा है तो इसलिए सही माना जाएगा। तो सेकंड तो आपका है, फर्स्ट और सेकंड, मतलब आपका ए नहीं होगा। यहां पर आपके पास केवीसी की तरह आपके पास दो स्टेटमेंट रह जाता है। अनुसूचित जातियों से संबंधित सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं को केंद्र या राज्य सरकारों को सलाह देता है, ये स्टेटमेंट सही है, ये इनका काम है राष्ट्रपति को सलाह देना। तो इसके अनुसार से आप देखें तो आपके पास सही विकल्प आपका बी हो जाता है, फर्स्ट और सेकेंड हो जाता है। क्लियर है, आपका बी इज द राइट आंसर। अब चलिए ये चीजें हम सभी जानते हैं कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत के संविधान के आर्टिकल 300 अनुच्छेद 338 के द्वारा जो है इस बॉडी को स्थापित किया गया था, एक तरीके से संवैधानिक के रूप में इसको लाया गया। मतलब हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है या जनजाति आयोग आर्टिकल 338 के ए, आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और आर्टिकल 338 के ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को एक संवैधानिक निकाय के तौर पर स्थापित किया गया था। यह भारत के, अगर हम अमेंडमेंट की बात करें, संशोधन की बात करें, तो 89th संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2003 में इसके द्वारा लाया गया था और 2004 में इसको गठित किया गया था, है ना, एससी एसटी से संबंधित है। और ये सिंपल सा काम है कि सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं को केंद्र और राज्यों को ये बेहतर करे, तो इसके लिए ये संवैधानिक निकाय को बनाया गया था। अब चलिए लास्ट हमारा प्रश्न है, ये भी देख लेते हैं। लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है, ये है दिवाला और दिवालियापन संहिता से, मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड से संबंधित है ना। अक्सर प्रश्न बनते हैं, कई बार प्रश्न यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जा चुके भी। पूछ रहा है कि सही है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, है ना, 3 कथन दिए गए। पहला, इसे संसद द्वारा 2016 में अधिनियमित किया गया। इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी, फार्म व्यक्ति और दिवालियापन से संबंधित है। यह कॉर्पोरेट दिवालियापन अधिनियम में 90 दिनों का, 270 दिनों का होता है साहब, 270 दिनों का, 90 दिनों का नहीं होता। यह कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को अधिकतम 270 दिनों में पूरा करने का प्रावधान करती है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, फर्स्ट और सेकंड आपका सही है, इसलिए आपका क्या होगा, बी इज अ राइट आंसर होगा, बी इज अ राइट आंसर होगा, है ना। ये देखिए वही स्टेटमेंट से संबंधित है आपका, तो 270 दिनों का होता है। तो ये मुक्त रूप से 2016 में अधिनियम लाया गया था, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए डेली हम लोग लेकर आते हैं, इससे संबंधित करंट अफेयर भी आप देख सकते हैं, है ना। तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। आपकी तैयारी को, हिंदी मीडियम को बेहतर बनाने के लिए इस प्रकार से आपको लाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में फिर से नए एमसीक्यू के साथ। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।